Hello guys, welcome to our next video. In this video we are covering the topic of theory चैप्टर ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ठीक है गाइस, फर्स्ट हमारा देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मटेरियल्स कंट्रोल, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस मेथड्स टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ठीक है जी, इस चैप्टर के ऊपर मैंने प्रैक्टिकल्स भी करवा रखे हैं। प्रैक्टिकल्स के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं तो आप उस प्लेलिस्ट में दूसरी में देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, और गाइज़ अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको इंस्टा का लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है जी, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है मटेरियल कंट्रोल, इसकी हम थ्योरी आज की वीडियो में कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये हो भी जाएगी। ठीक है जी, तो बेसिकली जो मेरे को थ्योरी है वो मैंने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बनती है वही करवाऊँगी। तो हम ज़्यादा नहीं कुछ करेंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिकल्स भी किए हैं। जो तो मेरे साथ पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल्स भी करते हैं। ठीक है जी, अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, हम एक ही टॉपिक करेंगे और उसमें पूरे चैप्टर की थ्योरी हमारी कवर हो जाएगी गाइज। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मटेरियल कंट्रोल है, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट्स, एक्सप्लेन ब्रीफली, इसके वेरियस मेथड्स टेक्निक्स करेंगे हम। ठीक है जी, फर्स्ट है हमारा मटेरियल कंट्रोल। देयर आर मेनली थ्री पार्ट्स कंपोनेंट्स फॉर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इसके मेनली थ्री पार्ट्स या कह सकते हो आप थ्री कंपोनेंट्स होते हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के। एक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है जी, जिनको तो कॉस्ट शीट के बारे में थोड़ा सा आइडिया है उनको पता होएगा, हम पहले मटेरियल निकालते हैं, देन हम लेबर लेते हैं, देन हम हमारे ओवरहेड्स लेते हैं। ठीक है जी, तो ये उसी से एक तरह से रिलेटेड है। बट मटेरियल कंट्रोल में बेसिकली क्या होता है, हमें इन तीन चीज़ों से रिलेटेड होता है हमारा। ठीक है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब मटेरियल रिगार्ड्स, आप रिगार्डेड भी लिख सकते हो। मटेरियल रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो ये हमने तीन ऊपर पढ़े ना, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इसमें से बोल रहे हैं जो मटेरियल्स हैं, मटेरियल रिगार्ड्स एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए जो उसका मटेरियल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना मटेरियल के पहले तो वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है ना, उसकी कॉस्ट तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना जब वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है। ठीक है जी, देन नेक्स्ट है मटेरियल कंट्रोल इज अ सिस्टम। मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल को कंट्रोल जो करते हैं, ठीक है, मटेरियल कंट्रोल इज द सिस्टम फॉर कंट्रोल ऑफ परचेजिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग ऑफ मटेरियल। फर्स्ट उसको परचेजिंग, सेकंड उसकी स्टोरिंग कैसे करनी है, मतलब मटेरियल को हमने परचेज कर लिया, ठीक है, देन उसको स्टोर भी तो करके रखना पड़ सकता है। ये तो नहीं है आज हमने इतना सारा मटेरियल खरीदा आज ही उसका यूज़ हो जाएगा। ठीक है ना, देन यूजिंग ऑफ मटेरियल मतलब कौन सा मेथड लगेगा। जिन्होंने लिफो फिफो वाली मेरी वीडियोस देखी हैं, मैंने आई थिंक स्टार्टिंग वहीं से की थी चैप्टर से, लिफो फिफो वाली, उसमें हमें पता चलता है ना हमने कौन सा मेथड लगाना है कि कौन सी परचेजिंग हुई है, कौन से स्टोर लेजर बन रहे हैं, हम उसी अकॉर्डिंग मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग ऑफ मटेरियल का मतलब ये भी लिख सकते हैं हम, यूजिंग ऑफ मेथड, कि हम विच मेथड से सम को सॉल्व करेंगे, लीफो से, फीफो से, या वेटेड एवरेज से, या सिंपल एवरेज मेथड से। ठीक है जी, जिन्होंने प्रैक्टिकल किए ये बात उनके लिए थी, उनको समझ आ जाएगी। जिन्होंने नहीं करने हैं उनके लिए बेसिकली यही है कि इसमें हम परचेजिंग करते हैं पहले मटीरियल की, देन उसको स्टोर करते हैं, देन यूजिंग ऑफ मटेरियल, धीरे धीरे करके मटेरियल को यूज़ करते हैं अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, इट ऑल्सो इंक्लूड दैट राइट क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इज़ अवेलेबल इन राइट टाइम। इसमें ये भी है कि राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए राइट टाइम पे। पहली बात तो उसकी क्वांटिटी, जितनी हमने क्वांटिटी मांगी है कस्टमर ने वो अवेलेबल हो।
इन द राइट टाइम, उसी टाइम पे जब कस्टमर ने मांगी है। एक तो होता है ना, जैसे हम देखो एक आजकल बहुत सारे ऐप्स चले हुए हैं, जैसे मीशो हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग होगी, और भी हो गए। हम किसी और के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं उसमें, है ना, हम किसी और के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो जैसे पहले हमारे पास कस्टमर का ऑर्डर आता है, देन हम आगे उस कंपनी को ऑर्डर भेजते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमसे कस्टमर ने मांगा है। तो हम वहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके वहाँ से प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं अगर हो। बट गाइस, अगर वो प्रोडक्ट वहाँ कंपनी के पास अवेलेबल ना हो और वो कंपनी हमें कहे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, तो हमारी मार्केट में रेपो ख़राब हो जाती है ना। तो वही बोल रहे हैं, राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज़ अवेलेबल ऑन राइट टाइम। जब कस्टमर ने मांगा है उस समय हमारे पास वो मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। मटेरियल कंट्रोल चैप्टर का नेम है, मटेरियल कंट्रोल, मतलब मटेरियल का कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। हम किसी को सामान सेल कर रहे हैं तो हमारे पास पीछे स्टॉक पड़ा होना चाहिए। हम कस्टमर का ऑर्डर आ रहा है और वह हमसे जब मांग रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि ये तो स्टॉक बिक चुका है, नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। देन ये हमारा एक पेज का था सारा मीनिंग। ठीक है जी। मटेरियल कंट्रोल पहले ये 3 पार्ट्स में होता है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ठीक है। मटेरियल रिगार्ड में इन तीनों में से मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का। इसमें परचेजिंग, स्टोरिंग और यूजिंग ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है जी। इट ऑल्सो इंक्लूड दैट राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल इन राइट टाइम। ओके गाइज। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, इसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। मटेरियल कंट्रोल के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अब ये देखो, ये मैंने जस्ट हेडिंग यहाँ पे दी हैं, तो आप इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। मीनिंग के साथ ये 5 मार्क्स में ही आएगा आई थिंक। ठीक है। तो इसमें मेन क्या होता है? नो ओवर स्टॉकिंग एंड नो ओवर अंडर स्टॉकिंग। ना ज़्यादा स्टॉक हो ना कम स्टॉक हो। ये भी नहीं है कि इतना ज़्यादा स्टॉक डाल लिया कि उसमें हमें बाद में पड़ा ही रह गया, सेल ही नहीं हुआ, और इतना अंडर भी नहीं करना कि बाद में कम हो जाए, कस्टमर मांगे और हमारे पास होना। ठीक है जी। ठीक है गाइस, आपको इसको समझना है मेन क्या बोल रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल कंट्रोल के मेन उद्देश्य क्या हैं। ठीक है। ना ही इनका पहला उद्देश्य क्या है कि ना ही ओवर स्टॉकिंग, मतलब स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए, ना ही स्टॉक कम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा है मिनिमम वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कि जो वेस्टेज है मटेरियल की, मटेरियल कंट्रोल पढ़ रहे हैं ना हम, तो जो वेस्टेज है मटेरियल की वो कम से कम, मिनिमम होता है कम से कम, मैक्सिमम होता है ज़्यादा से ज़्यादा। मिनिमम वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कम से कम वेस्टेज होनी चाहिए मटेरियल की। ठीक है जी। उसके बाद बोले हैं प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए मटेरियल की जो कस्टमर को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये नहीं हम घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी चीज़ का ध्यान रखना होता है इनका मेन ऑब्जेक्टिव। देन रीजनेबल प्राइस, प्राइस जो है वो ओके होना चाहिए, मतलब ये नहीं है मार्केट में प्राइस 20 चल रहा है और हम 50 का सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट। नो, रीजनेबल प्राइस रखने हैं जो मार्केट में एक्चुअल में चल रहा है। ठीक है गाइज। देन नेक्स्ट है कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मतलब जब कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट मांगा, आपके पास वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, मतलब अवेलेबल होना चाहिए वो प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर आपसे डिससेटिस्फाई ना हो, उसको जो चाहिए आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, जब हम मटेरियल कंट्रोल करते हैं ना तो हम प्रॉपरली हर मटेरियल को, जैसे हम एक सूट ले रहे हैं, एग्जांपल बता रही हूँ, सूट लेते हैं हम, हमारा 5 मीटर कपड़ा होता है, उसमें से 4-4.5 मीटर में सूट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है। तो 1/2 मीटर जो होता है हमारा कटिंग में वेस्ट हो जाता है। तो जो वो वेस्ट हुआ मटेरियल भी ये लोग यूज़ में लाते हैं थ्रू मटेरियल कंट्रोल। प्रॉपरली यूटिलाइजेशन ऑफ द मटेरियल, जो आधा मीटर कपड़ा ख़राब हुआ उसको भी इन्होंने यूज़ किया। बेसिकली मैंने नॉर्मल सी एग्जांपल दी है। ठीक है। उसके बाद नो रिस्क ऑफ स्पॉयलेज, इनका मतलब अगर मटेरियल कंट्रोल हो रहा है, इनका मतलब ये होता है कि इनको मेन ऑब्जेक्टिव में यही देना है कि इनका कोई रिस्क नहीं रहना चाहिए। ठीक है। कि इनका कुछ स्पॉइल हो जाएगा, मतलब इन्होंने मतलब पहले स्टार्टिंग में पहला पॉइंट बता दिया ना, नो ओवर मटेरियल, ना ही कम हो मटेरियल, मतलब इक्वल होना चाहिए जितनी ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग सिचुएशन। ठीक है। तो इनको रिस्क की बहुत कम चांसेस होते हैं, नो रिस्क ऑफ स्पॉइलेज, कि स्पॉइल हो जाएगा सब कुछ, उसका इनको रिस्क नहीं होता। ठीक है जी गाइज, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। देन है हमारी टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ठीक है गाइज, टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल,
पहले देखो जस्ट इन टाइम, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन किए हुए भी दिखाऊंगी, पहले मैं जस्ट आपको ऐसे ही बता दूं। चलो आप ऐसे एक बार रीड कर लो, ठीक है। आगे हम सीधे इसको रीड करते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है। एक है जस्ट इन टाइम, VED, ABC, ये हम आगे सारे लाइन वाइज ना एक्सप्लेन्ड हैं पॉइंट, ये जस्ट पहले हेडिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। ये देखो जस्ट इन टाइम आ गया फर्स्ट पॉइंट। ये हम टेक्निक स्टार्ट कर रहे हैं, पहले सारे पॉइंट ना जैसे आप डायग्राम बनाते हो वैसे बना सकते हो, वो वैसा काम किया हुआ था, ठीक है। अब हम करते हैं जस्ट इन टाइम सिस्टम, ठीक है। अभी ऊपर हम कुछ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जो ये आजकल रीसेलिंग मार्केटिंग्स चल रही हैं, मतलब एक हो गई वेस्टेज, मीशो, मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ जो मुझे पता है, एफिलिएट मार्केटिंग। इनमें क्या होता है कि हम जैसे ना किसी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो हमारे पास बट प्रोडक्ट्स नहीं होते, तो हम प्रोडक्ट्स कहाँ से लेते हैं, दूसरी मार्केट से। जैसे ये रीसेलिंग मार्केट्स हैं, मीशो होगी, एफिलिएट मार्केटिंग, नेक्स्ट, तो हम इनसे प्रोडक्ट्स लेते हैं और आगे कस्टमर को सेल करते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही है, देखो पॉइंट अब ये समझो, जस्ट इन टाइम सिस्टम, ठीक है। जस्ट इन टाइम परचेजिंग इज दी, जस्ट इन टाइम देखो परचेजिंग आ गया, जब हमें कस्टमर ऑर्डर करता है ना, जैसे मैं हूँ, अब जब मैं रीसेलिंग का काम कर रही हूँ, कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। जैसे ही कस्टमर का मेरे पास ऑर्डर आया, जस्ट इन टाइम मैंने वो प्रोडक्ट परचेज किया उसी समय, क्योंकि मेरे पास तो था नहीं स्टॉक अवेलेबल, मैं तो खुद किसी और के प्रोडक्ट्स को सेल कर रही थी ना, तो उसी जस्ट इन टाइम में मैंने उस प्रोडक्ट को कंपनी से परचेज किया और देन कस्टमर को प्रोवाइड किया। दैट इज जस्ट इन टाइम सिस्टम। अब आपको ईजिली समझ आएगा। Just in time purchasing is the purchase of material in such a way that delivery of purchase material is assured before their use। जो डिलीवरी है उस मटेरियल की बिफोर देयर यूज़, मतलब थोड़ी देर बिफोर, थोड़ी देर पहले हुई है डिलीवरी उसकी, ठीक है। जस्ट इन टाइम परचेजिंग इज द परचेज ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल, जस्ट इन टाइम परचेजिंग क्या है, वो परचेज ऑफ मटेरियल जब दैट डिलीवरी ऑफ परचेज मटेरियल, जो हमने मटेरियल परचेज किया उसकी डिलीवरी जस्ट बिफोर देयर यूज़, जस्ट बिफोर देयर सेल लिख सकते हो आप यहाँ पे, जस्ट बिफोर देयर सेलिंग हुई है हमारे पास, आगे हमने कस्टमर को उसको सेल किया, ठीक है। दैट इज जस्ट इन टाइम परचेजिंग। बिकॉज ऑफ हायर कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन द स्टोर्स एंड गोडाउन्स, जो हम जैसे कह सकते हैं, अगर हम ना खुद जा, कोई हमें पर्सनली जाके चीज़ खरीदनी हो, ठीक है, तो देखो लिखा हुआ बिकॉज ऑफ हायर कैरिंग कॉस्ट, जब हम वहाँ से मार्केट से शॉपिंग करके आते हैं, वापसी सामान को लाना होता है तो काफ़ी खर्चा पड़ जाता है, कैरिंग करके उसको लाना। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन द स्टोर्स एंड गोडाउन्स, जैसे अब हम, अगर हमारी अपनी खुद की शॉप है तो हमें उस मटेरियल को स्टोर करके भी रखना पड़ेगा कहीं गोडाउन में, तो उसका खर्चा भी आता है, तो ये हमें खर्चे पड़ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग न्यू इंटरेस्टेड, ठीक है, तो मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं आजकल के, ठीक है, वो किस में इंटरेस्टेड होते हैं, JIT सिस्टम, मतलब जस्ट इन टाइम सिस्टम में मोस्टली लोग यही करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास ना पैसे नहीं होते कि वो उसके शॉप, पहले एक शॉप खरीदें, फिर उसके अंदर मटेरियल रखें, फिर स्टोर अवेलेबल करें जिसमें उसको मटेरियल को थोड़े को एक्स्ट्रा को स्टोर करके रखेंगे। तो वो क्या करते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अंडर उनके वर्कर्स बन के काम करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को वो आगे सेल करते हैं जस्ट इन टाइम, जब कस्टमर मांगता है उसी समय वो परचेज कर लेते हैं वो प्रोडक्ट और देन आगे कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। एम आई क्लियर? JIT सिस्टम हो गया, ठीक है। दिस सिस्टम इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन द कंपनी हैज़ रिलायबल सोर्स और फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल। ये सिस्टम कब सक्सेसफुल होता है, जब जिस कंपनी के अंडर हम काम कर रहे हैं उसके पास उस जो प्रोडक्ट्स में वो स्पेशलिस्ट हैं, उस प्रोडक्ट उसके रिलेटेड उसके पास रिलायबल सोर्सेज अवेलेबल हैं। जब हमसे कोई कस्टमर डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट, तो हम कंपनी को बोले तो कंपनी हमें नो मत बोले, हमें उसी वक्त वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करे ताकि हम कस्टमर्स को आगे प्रोवाइड कर सकें, ठीक है जी। दिस सिस्टम इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन द कंपनी हैज़ रिलायबल सोर्सेज फॉर सप्लाई ऑफ मटीरियल, ओके है। देन परचेज ऑफ मटेरियल, देखो जस्ट इन केस पढ़ रहे हैं ना हम, जस्ट इन केस सिस्टम, तो इसमें क्या है, परचेज ऑफ मटेरियल व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसी समय उसको परचेज करेंगे, ठीक है जी।
सो उसी वजह से सो देयर इज़ रिडक्शन ऑफ कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इससे हमें कैरिंग कॉस्ट जो उसको कैरी करके रखनी, मतलब स्टोर्स में सेव करके रखने की होती है, वो कम हो जाती है कैरिंग कॉस्ट। उसी से प्रोडक्ट सस्ता भी हो जाता है। और इनिशियल मिनिमम वेस्टेज, जो भी वेस्टेज है वो कंपनी की है, हमारी तो नहीं हो रही कोई भी, है ना। तो इससे हमें कम से कम लॉस होता है। अपना प्रोडक्ट्स लाने का कुछ नुकसान भी होता है। अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो कई बार होता है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ, मतलब जो हमारी सोसाइटी में ट्रेंड चल रहा होता है उससे आउट चला जाता है, मतलब आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है प्रोडक्ट वो, तो वो सेल नहीं होता, पड़ा रह जाता है, फिर वो वेस्टेज ही है, हमारा लॉस ही होता है ना वो। सो दैट्स वाई आजकल के जो न्यू मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसी चीज़ को, मैन्युफैक्चरर नाउ इंटरेस्टेड इन JIT सिस्टम, इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। खुद की शॉप क्रिएट नहीं करते, दूसरे के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट था VED। V से वाइटल, E से इसेंशियल, D से डिज़ायरेबल एनालिसिस। ठीक है जी, ये हमारा VED एनालिसिस है, इसको हम रीड करेंगे और समझेंगे। दिस टेक्निक इज़ मेनली यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स। ये टेक्निक किस लिए यूज़ होती है? कंट्रोल, स्पेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। अभी समझ आएगा आपको। देखो, द मटेरियल आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। मटेरियल आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर, मटेरियल कैसे यूज़ होता है? जैसे जैसे जिस जिस बेस पे उसकी इम्पोर्टेंस है प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में। ठीक है, जैसे वाइटल, देखो वाइटल मटेरियल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। जो वाइटल मटेरियल है ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन के लिए। शॉर्टेज ऑफ वाइटल मटेरियल रिजल्ट इन इमीडिएटली स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। अगर वाइटल मटेरियल में थोड़ी सी भी शॉर्टेज होती है तो जो हमारी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हैं वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, वाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। अगर वाइटल में थोड़ी सी भी शॉर्टेज होती है तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाती है। स्टॉप मतलब स्टैंप लग जाता है कि नहीं चलेगी आगे। ठीक है, आई होप वाइटल क्लियर है। देन नेक्स्ट है हमारा इसेंशियल। आगे पढ़ेंगे हम इसेंशियल। These are essential material. These are not so important for production activities. Essential material जो हैं वो not so important है, मतलब important इतने ज़्यादा important नहीं है जितने vital हैं। vital most important है। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो इमीडिएटली एक्टिविटी जो उनकी चल रही होएगी वो स्टॉप हो जाएगी। बट जो इसेंशियल मटेरियल्स हैं दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है जी, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर विल नॉट बी इमीडिएट, अगर इन मटेरियल्स की कमी होती भी है तो इनकी वजह से इमीडिएट स्टॉपेज तो नहीं आएगा प्रोडक्शन में। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, सिर्फ वाइटल ही वो रोल प्ले कर रहा है, ये नहीं करेंगे। देयर विल नॉट बी इमीडिएटली स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू इट्स शॉर्टेज, इनकी शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन में स्टॉपेज नहीं लगेगा। इसेंशियल मटेरियल। ठीक है जी। देन थर्ड है डिज़ायरेबल मटेरियल। दीज टाइप ऑफ आइटम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। ये बोल दिया, ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये था नॉट सो इम्पोर्टेंट, मतलब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट है, थोड़ी है बट ये उतनी नहीं थी। ये बोल रहे हैं नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब कोई रोल ही नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, देन इसकी अगर ये नहीं भी होती, देयर विल नॉट बी स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ, इनकी वजह से कोई भी मतलब स्टॉपेज तो लगेगी नहीं प्रोडक्शन पे। या तो इसको आप लिख सकते हो देयर विल नॉट बी स्किप, या कुछ भी कर सकते हो इसकी जगह। ठीक है, आपको ये 3 पॉइंट आई होप अच्छे से क्लियर हुए हैं। VED का मतलब वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल मटीरियल्स। ठीक है जी, हमने ये तीनों पॉइंट्स रीड किए। देन ये हमने रीड कर लिया। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या है जी, अब हम इसको रीड करेंगे। अंडर दिस मेथड मटेरियल इज क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू इनटू 3 कैटेगरीज। इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो मटेरियल है हमारा वो अकॉर्डिंग टू इसकी वैल्यूज़, जैसे इसकी वैल्यूज़ होती है कैटेगरी बना देते हैं हम, उसकी के अंदर डालते हैं ABC। देखो अभी आपको समझ आएगा मैकेनिज्म ऑफ ABC। आपको ये नहीं देखना है। जैसे एक बात अब मेरी सुनो, जैसे किसी चीज़ के ऊपर जैसे अब एक परसेंटेज या बोल लो, टैक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो। ठीक है, कोई भी परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ आइटम,
अगर ए ग्रुप में देखो 8%, अगर वो परसेंटेज कम है, ठीक है, अगर वो परसेंटेज कम है, देन परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, सेकंड वाली लाइन में देखो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, या आप किसकी जगह लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर उस आइटम के ऊपर टैक्स कम लग रहा है तो उसकी सेलिंग ज़्यादा होएगी, ठीक है। हाई लेस टैक्स हाई सेलिंग, ठीक है, आप ऐसे ले सकते हो। देन सेकंड है मीडियम टैक्स मीडियम सेलिंग, अगर उसके ऊपर 25% है तो 20% ऐसे कर दिया हमने, ठीक है जी, कम हो गया। देन उसके ऊपर अगर टैक्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई है तो उसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा कम होएगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, आपको समझना है, ठीक है। अगर टैक्स कम है तो ज़्यादा सेल होएगी, बी वाले में टैक्स मीडियम है तो वो सेल भी मीडियम होएगी, थर्ड वाले में टैक्स बहुत ज़्यादा है तो उसकी सेलिंग कम होएगी, ठीक है जी। हमने ये जस्ट अज्यूम किया है, एक डायग्राम आपको बना के दिखाया है एबीसी का। एबीसी का मतलब ये होता है, एबीसी को आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। अगर वो हाइयर है, ठीक है, अगर वो टैक्स सबसे हाई है तो उसकी परसेंटेज बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। देन अगर मीडियम है तो मीडियम हो जाएगी, और अगर सबसे ज़्यादा है तो वो कम हो जाएगी, ठीक है जी। ये देखो हाई ग्रुप है हाई वैल्यू आइटम्स, आइटम्स जो है आइटम इधर, ठीक है, हाई वैल्यू आइटम, सो दैट वाई रिक्वायर्ड टाइट टाइट रेगुलर कंट्रोल, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने बेसिकली यही समझना था, जो ये डायग्राम था आपको अगर समझ आया हो। अगर परसेंटेज लो कॉस्ट हाई, परसेंटेज मीडियम कॉस्ट मीडियम, परसेंटेज हाई कॉस्ट लेस, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है अगर हाई और लेस हो, लेस और हाई हो तो रेगुलर, मीडियम हो तो ओकेजनल हो जाता है वो, और अगर लेस हाई हो तो लीस्ट हो जाता है, ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, अगर लो वैल्यू आइटम्स है तो लीस्ट लीस्ट कंट्रोल, मीडियम है तो ओकेजनल, ठीक है जी, और फर्स्ट वाले में क्या था रेगुलर, तो यहाँ पे देखो रेगुलर लिख रखा है, रेगुलर कंट्रोल, ठीक है। तो हमें ऐसे ही समझना है। देन नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। EOQ भाई है ये हमारा आई थिंक चैप्टर है एक, EOQ हम जिसमें निकालते हैं। आपको EOQ का फॉर्मूला पता होगा, 2CO/I बाहर अंडर रूट, जिन्होंने मेरे प्रैक्टिकल्स के सम्स देखे हैं उन्हें पता होगा। मैंने EOQ स्पेसिफिकली एक वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर, इसके सम्स कैसे सॉल्व करते हैं EOQ के, तो जिन्होंने नहीं देखी वो तो देख लो, ठीक है। बेसिकली जिनको देखी है उनको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, जिन्होंने नहीं देखी वो ऐसे ही नोट डाउन कर लो। 2CO, उसके अपोन में I आता है और अंडर रूट आता है। C का मतलब होता है एनुअल कंजप्शन, O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और I का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल अंडर दिस सिस्टम कैन बी डिटरमाइन एज फॉलो। जो टोटल कॉस्ट है मटेरियल की वो कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, जो इस पे ना एक टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम नीचे लास्ट में करते होते थे सम्स, जिन्होंने देखे हैं ये उन्हीं को पता होएगा। परचेज कॉस्ट लेते थे हम पहले, देन उसमें हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को ऐड करते थे, देन कैरिंग कॉस्ट के लिए उसमें एक फॉर्मूला होता था। जिनको ये सम्स किए हुए हैं उनको ये फॉर्मेट पता होएगा, उनको ये याद होएगा, ठीक है। तो ये अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, जिन्होंने थ्योरी सम्स नहीं किए। वैसे अगर आप चाहो तो एक सम की वीडियो देख सकते हो, उसमें होएगा ये, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें से ये वाले चैप्टर की आप वीडियोस देख लो तो आपको समझ आ जाए शायद कुछ सम इसमें से, ठीक है। ये सम का फॉर्मेट है, परचेज कॉस्ट करते हैं पहले हम, देन प्लस उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट, देन कैरिंग कॉस्ट, वरना तो आप रट्टा लगा लो, ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो सम्स, ठीक है। ये जो तीन चीज़ें हमने देखी ये क्या करती हैं, इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग दैट हाउ मच क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर या परचेज एट वन टाइम विच मिनिमाइज द कॉस्ट, ठीक है जी। ये क्या हेल्प करती है कि हमें डिसाइड करने में कि हम हाउ मच क्वांटिटी को परचेज करें एट वन टाइम, एक टाइम में, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, ठीक है। अंडर दिस मेथड फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉलोइंग फॉर्मूलाज है, बट इन्होंने ये वाला यहाँ पे मैंने गलती से लिखा हुआ है, बट जो मैंने आपको बताया है 2 या D की जगह आप लिखोगे C, ये O है, इसको आप अकेला O लिखोगे, OC नहीं लिखोगे, ठीक है, और डिवाइड में I अकेला, ठीक है। C से A से हो जाएगा आपका एनुअल कंजप्शन, O से ऑर्डरिंग कॉस्ट, I से कैरिंग कॉस्ट, ठीक है जी, C से एनुअल डिमांड।
आपको ध्यान रखना है जो मैंने फॉर्मूला बताया आप उसी को नोट डाउन करें प्लीज़ गाइस, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा लिख रखा है, मैंने समझ में भी आपको ये नहीं करवाया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है स्टॉक लेवल। ये भी मेरे चैप्टर की एक है जो मैंने आपको प्रैक्टिकल सम करवाए हैं, उसमें ये सारे फॉर्मूलाज हैं। जिन्होंने तो वो सम्स किए हैं उन्हें ये फॉर्मूलाज याद हैं, जिन्होंने नहीं किए वो याद कर लेना। ठीक है, मैं आपको इसको समझाती हूँ कि कैसे लर्न करना है। रीऑर्डर लेवल, पहले ये फॉर्मूला होता है, स्टॉक लेवल के ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है जी, आपको लर्न करने पड़ेंगे, 4-5 फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे, मतलब देखो अगर एक कंपनी है, ठीक है, वो स्टार्ट कर रही है अपनी कंपनी, ठीक है जी, वो स्टार्टिंग में क्या चाहेगी, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन हो, मैक्सिमम होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ऑर्डर लेवल की उसको एक कंपनी क्या सोचेगी, उसको ऑर्डर कितने आए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आए ना, तो वो क्या सोचेगी कि मेरी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन हो। तो फॉर्मूला ऐसे ही याद किया है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम ही रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड जो होता है वो आपको गिवन ही सब कुछ होता है। ठीक है जी, तो मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, फर्स्ट हो गया हमारा ऑर्डरिंग लेवल। ठीक है, सेकंड इसी को ही अगर ये चीज़ें ना गिवन हो देन जो है हमारा मिनिमम लेवल प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश स्टॉक। ये आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कोई रूल नहीं है, बेसिकली ये बहुत कम यूज़ होने को दिखेगा, बट अगर आपको करना है तो कर लो, वरना आप एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हो इसका, ये वाला जिसके मैंने आपको वे बताया। ठीक है जी, देन है मिनिमम लेवल। आप ध्यान देना, ऑर्डर आएगा उसके बाद हम आएंगे सेकंड मिनिमम पे, थर्ड हम आएंगे मैक्सिमम पे। ठीक है जी, नहीं, स्टार्टिंग होती है हमारी मिनिमम से सबसे कम, दूसरे नंबर पे हमारा आता है एवरेज। ठीक है, आप पहले मेरी बात सुनो, इसको पेज को नहीं देखना। सबसे ऊपर हमारा आता है सबसे कम से कम मिनिमम, देन आता है हमारा एवरेज मतलब ठीक ठाक, थर्ड नंबर पे आता है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो हमारा मिनिमम वाला होएगा वो हमारा एवरेज पे जाएगा मतलब नॉर्मल पे, जो एवरेज वाला होएगा वो मैक्सिमम पे जाएगा, और जो मैक्सिमम वाला होएगा वो घूम के फिर से मिनिमम पे आएगा। आप मेरी बात सुनो गाइस, इसको मत देखो स्क्रीन को, मेरी बात सुनो, आंखें बंद करके ध्यान से सुनो। मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम तीन होंगे। ठीक है, सबसे ऊपर मिनिमम, मिनिमम वाले के जब फॉर्मूला लेंगे तो हमने एवरेज को याद करना है, और जब एवरेज का फॉर्मूला लेंगे तो हमने मैक्सिमम को याद करना है, और जब मैक्सिमम का फॉर्मूला लेंगे तो हमने अगेन मिनिमम पे चले जाना है, घुमा देना है। ठीक है जी, तो अब देखो हम मिनिमम पे हैं, मिनिमम पे थे तो मैंने बताया एवरेज पे जाना है, तो इसका जो पहले लिख रखा है रीऑर्डर लेवल, जो इसका आंसर निकलेगा रीऑर्डर का। ठीक है जी, ये आना ही आना है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करने से पहले का ये रूल है कि माइनस ही आएगा, नो डाउट इसमें प्लस आएगा ही नहीं, माइनस ही आना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अभी मैंने आपको समझाया मिनिमम वाले ने कहाँ पे जाना है, नॉर्मल मतलब एवरेज पे, तो यहाँ पे आएगा नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ये मैंने आपको मिनिमम का याद करवा दिया। देन है आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम में भी अगेन रीऑर्डर ये वाला, मैक्सिमम में एक चीज़ और ऐड हो जाएगी रीऑर्डर क्वांटिटी, जो कि होती है आपकी EOQ। इससे ऊपर हमने पॉइंट पढ़ा EOQ कैसे निकालते हैं, उसी को हम रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। ये काफ़ी बार समझ में हमें गिवन होती है और निकालनी पड़ती है। अब मैंने बताया मैक्सिमम वाले ने उड़ के कहाँ पे जाना है, अगेन मिनिमम पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट से पहले जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया माइनस ही आएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है जी, देन है हमारा डेंजर लेवल। डेंजर से पहले आप देखो एवरेज, एवरेज स्ट्रोक लेवल क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, एवरेज स्ट्रोक लेवल। एवरेज स्ट्रोक लेवल के लिए आपको बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, मिनिमम स्ट्रोक प्लस मैक्सिमम स्ट्रोक डिवाइड बाय 2। ठीक है, आप एवरेज कैसे निकालते हो किसी भी चीज़ की, ऊपर वाला और नीचे वाले को दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हो ना, वही क्या हुआ, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। ऊपर नीचे एवरेज के मिनिमम मैक्सिमम ही होते हैं। एक इसका और फॉर्मूला होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, जो रीऑर्डर क्वांटिटी है उसका हाफ करना है हमने। ठीक है जी, अब आ जाओ आप डेंजर लेवल पे। डेंजर लेवल का फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, एवरेज कंजप्शन, जो हमारा एवरेज कंजप्शन होएगा, कंजप्शन स्टॉक लेवल नहीं, एवरेज कंजप्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर एमरजेंसी परचेज। आपको एमरजेंसी की वैल्यू गिवन होएगी, देन आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको डेंजर लेवल में यूज़ करनी है। ठीक है जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया स्टॉक लेवल वाला पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है कंट्रोल रेशो। कंट्रोल रेशो, ठीक है जी, कंट्रोल रेशो में क्या है देखो,
इसमें हमारे बेसिकली दो हैं, इनपुट आउटपुट रेशो और स्टॉक टर्नओवर रेशो। इसको बेसिकली पहले आप यहीं से समझो, इनपुट आउटपुट को बेसिकली आप यहीं देख लो। चलो, इनपुट आउटपुट रेशो, पहले आप मेरी बात सुनोगे देन इसको देखोगे, ठीक है। इनपुट क्या होता है कि हमने कितनी सामान लाया। जैसे आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मटर ले लो। मटर जब हम लेने जाते हैं, एग्जांपल दे रही हूँ, कोई बाद में देख लेना, एग्जांपल दे रही हूँ, मटर जब हम खरीदने जाते हैं, ठीक है, वो कितने सारे आते हैं। जब हम उसको घर लेके आते हैं, ठीक है, इनपुट हमने कितना लाया था, जब घर पे आए हमने उसको निकाले तो आउटपुट कितना निकला बीच में से, थोड़े से दाने मटर के, तो वो उतने होते हैं एक्चुअल में जितने हम लाए थे? नहीं, काफ़ी सारा तो कचरा निकल जाता है बीच में से, छिल्लड़ हो गए जो मटर के, ठीक है। तो वही है कि हम इनपुट कितना लाए थे और आउटपुट हमारा निकला कितना, ठीक है जी। तो इनपुट क्वांटिटी फॉर्मूला होता है इसका, इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट मल्टीप्लाई 100, ठीक है जी। अब एग्जांपल देख लो, इफ़ 700 यूनिट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनल आउटपुट इज़ 500 यूनिट्स। जैसे 700 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगने थे और फाइनल आउटपुट कितना आया हमारा 500 का, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो हमारे 700 थे वो इनपुट थे, हमने 700 लगाने थे बट 500 बने, आउटपुट निकल के कितना आया, हमने सोचा एक दिन में हम 700 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, दिन के लास्ट में कितने बने 500, तो 700 बटा 500 गुना 100 किया तो 140% हमारा इनपुट आउटपुट रेशो निकल के आ गई, ठीक है जी। सेकंड है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या होता है जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय हमारा एवरेज स्टॉक। ये फॉर्मूला याद करने वाला है, इसमें मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, वैसे ये सम्स में है, जिन्होंने सम्स किए उन्हें पता होगा। जैसे हमें जब नंबर ऑफ डेज निकालने होते हैं तो हमारा जो लास्ट में 12 या 365 आता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग मंथ या ईयर अप्लाई करेंगे। मैंने आई थिंक आपको एक आधे समय बताया भी होएगा, तो वही है ये बेसिकली। अगर जिन्होंने नहीं सम्स किए हैं वो तो इसको याद करने की कोशिश करें। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, और स्टॉक कन्वर्जन पीरियड का नंबर ऑफ डेज, या देखो जिससे वो कटता होएगा, ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यू होएगी जिससे कटती होएगी। अगर तो जैसे नंबर ऑफ डेज हैं, ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं 365, अगर तो नंबर ऑफ डेज से कट रहा है जो नीचे वाली स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स डेज लेंगे ऊपर। और अगर यहाँ पे मंथ इन अ ईयर, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो मेरी आई 6, अब मुझे पता है जो 6 है वो मेरे मंथ कितने होते हैं 12 से कट जाएगी, 6 2 ज़ा 12, तो मैं उसी अकॉर्डिंग लूँगी। अगर मेरी नीचे वैल्यू 12 से बड़ी आ रही है तो मुझे पता है उसने नंबर ऑफ डेज़ के साथ ही जाना है, तो उसको मैं नंबर ऑफ डेज़ के साथ ही रखूँगी, ठीक है जी। हाई स्टॉक टर्नओवर रेशो इन फास्ट मूविंग स्टॉक देन स्लो मूविंग स्टॉक। तो ये देखो, हाई जो हमारी जैसे ये स्टॉक टर्नओवर रेशो निकलेगी, अगर तो ये हाई है, ठीक है, अगर ये ज़्यादा है तो फास्ट मूविंग स्टॉक लेंगे हम, ठीक है जी। मतलब हमारा जो ये स्टॉक टर्नओवर रेशो है तो होएगा फास्ट। अगर हमारी लो है, मतलब इंडिकेट्स लो, अगर हमारी ये कम निकल आती है तो बेसिकली आप इसको रहने ही दो। आप यही देखो बेसिकली जो फॉर्मूला है, आप ज़्यादा करोगे तो कंफ्यूज हो जाए। दो फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, कंट्रोल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, और स्टॉक कन्वर्जन पीरियड निकालने के लिए डेज या मंथ डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो, ठीक है जी। देन है हमारा मटेरियल इन्वेंट्री रिपोर्ट, इसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है जी। इट इज़ यूजुअली रिटन फॉर्म ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू मटेरियल। ये एक तरह से रिटन फॉर्म होते हैं जो फैक्ट्स होते हैं रिलेटिंग टू मटेरियल उसके, ठीक है जी। मटेरियल रिपोर्ट आर ओनली प्रिपेयर फॉर अटेंशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की मुँह लिहाजी कह सकते हो आप, उसकी करने के लिए मुँह लिहाजी करने के लिए बनाई जाती है। मटेरियल की एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है पूरी तरह से, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के ऑर्डर्स होते हैं ये। दीज टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कवर दी फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। इन रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या कवर होता है कि परचेज पर कंट्रोल कितना है, स्टोर पर कंट्रोल कितना है, कंजप्शन कितने की हुई है, ठीक है जी। ये सब कुछ हमें इसमें बताना होता है। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या है जी, देखो, अंडर दिस मेथड अ रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, अंडर दिस मेथड अ रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल रिसीव हुआ है, एंड इशू ऑफ मटेरियल की कितना मटेरियल इशू हुआ है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जैसे आप देख रहे हो, हमने लिफो फीफो मेथड कोई भी मेथड लगाएं तो हम एक रिसिप्ट का कॉलम बनाते हैं, एक हम इशू का कॉलम बनाते हैं,
ठीक है जी, वही है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में वही है। एक हमें रिसिप्ट के बारे में रिकॉर्ड्स देने होते हैं, इशू के बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं बाय द स्टोर डिपार्टमेंट्स एज कंटिन्यू बेसिस। हम स्टोर लेजर अकाउंट बनाते हैं ना, उसमें वही है ये लिख रखा। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टूल्स। इसके टूल्स क्या हैं? टूल्स ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसके टूल्स दो हैं। एक तो आपको पता है हम स्टोर लेजर अकाउंट बनाते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ यूनिट्स एंड वैल्यूज ऑफ मटेरियल प्रिपेयर बाय अकाउंटेंट। ठीक है जी, हम स्टोर लेजर अकाउंट बनाना तो मैंने आप सबको सिखाया हुआ है प्रैक्टिकल्स में। उसमें लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, 4 मेथड होते हैं। एक होता है हमारा बिन कार्ड। बिन कार्ड में क्या होता है? बिन कार्ड में रिकॉर्डेड ऑफ यूनिट्स ओनली। जो हमारे बिन कार्ड होते हैं ना, इनमें हमारी जो हम चीज़ें सेल करते हैं, इशू करते हैं, कुछ भी होता है, परचेज भी करते हैं, उसके सिर्फ यूनिट्स इशू किए जाते हैं। बट जो स्टोर लेजर होता है उसमें उनका अमाउंट भी हम लिखते हैं। जिन्होंने सम किए उन्हें पता होगा, अमाउंट भी हम लिखते हैं ना, उसमें लास्ट में एक अमाउंट का कॉलम बनाते हैं। तो बिन कार्ड जो होता है उसमें सिर्फ उसकी क्वांटिटी आती है। ठीक है जी, और जो बिन कार्ड होते हैं वो कौन प्रिपेयर करता है? प्रिपेयर बाय स्टोर कीपर। जो स्टोर कीपर होता है वो प्रिपेयर करता है, और जो स्टोर लेजर होते हैं उसको अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। ठीक है जी, ये दो टूल्स थे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के। अब इसके बाद आता है हमारा डबल बिन सिस्टम। ये था सिंगल बिन कार्ड वगैरह, ये अलग से हैं। डबल बिन सिस्टम। अब डबल बिन सिस्टम क्या होता है? ईच आइटम ऑफ मटेरियल इज स्टोर्ड इन 2 बिन ऑन अ कंटिन्यू बेसिस। हर आइटम, कोई भी आइटम है मटेरियल की, वो कैसे स्टोर होती है? 2 बिन सिस्टम में स्टोर होती है कंटिन्यू बेसिस पे। एक होता है स्मॉलर बिन, एक होता है लार्जर बिन। स्मॉलर बिन में भी उस आइटम को स्टोर किया मतलब रिकॉर्ड रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, और लार्जर बिन में भी। ठीक है जी, स्मॉलर बिन इज यूज फॉर स्टोरिंग द मटेरियल इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल। जो स्मॉलर बिन होता है वो किस लिए यूज होता है? कि मटेरियल को स्टोर करके रखना है मिनिमम स्टॉक लेवल के इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल। जो कि मिनिमम स्टॉक लेवल के इक्वल हो उतना मटेरियल हमें स्टोर करके रखना है स्मॉलर बिन को। ठीक है जी, स्मॉलर बिन है और मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम क्या होता है? कम से कम। स्मॉलर ने मिनिमम के इक्वल रखना है। लार्जर बिन इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द मटेरियल ओवर दी अबव द मिनिमम लेवल। अब लार्जर बिन है और मिनिमम लेवल मटेरियल, एक सेकेंड, अबव मिनिमम लेवल मतलब मिनिमम लेवल से ज़्यादा। मैक्सिमम लेवल तक आप आइडिया ले सकते हो, बट इन्होंने मिनिमम ही लिखा है, ऊपर लिखा है मिनिमम तक, मिनिमम के इक्वल यहाँ लिखा है अबव मिनिमम लेवल मतलब मिनिमम लेवल से ज़्यादा। ठीक है, फर्स्टली मटेरियल शुड बी इशू फ्रॉम लार्जर बिन एंड इफ इट, फर्स्टली जो लार्जर बिन है हमारा, वो मटेरियल इशू करेगा पहले, क्योंकि उसके पास ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल है। जब उसके पास स्टॉक फिनिश हो जाएगा, देखो लिख रखा है फर्स्टली मटेरियल शुड बी इशू फ्रॉम लार्जर बिन एंड इफ इट इज फिनिश्ड देन मटेरियल कैन बी इशू फ्रॉम स्मॉलर बिन। देन उसके बाद वो मटेरियल स्मॉलर बिन इशू करता है जो उसके पास थोड़ा सा रखा होता है। ठीक है जी, तो ये हमारी आज की थ्योरी ख़त्म हो गई है जो हमने अभी अभी रीड की है। हम स्टार्टिंग पे आ जाते हैं, हमने क्या रीड किया। एक क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमने अपने पहले मीनिंग देखा, देन ऑब्जेक्टिव्स देखे, देन हमने अभी अभी जो इतने सारे पॉइंट्स पढ़े वो टेक्निक्स या मेथड्स बोल सकते हो अपने मटेरियल कंट्रोल के थे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है जी, सस्पेंस है ये, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन कौन देखता है। ठीक है, बाय बाय गाइस।